Hi, hello, अस्सलाम वालेकुम. मैं हूँ यासरा रिजवी and I just got done with this amazing fiery interview with इफ़त उमर in Say It All with इफ़त उमर. और आप ये देख सकते हैं उनके YouTube चैनल पे. So do subscribe and like the video. Thank you so much. Hi viewers, Hanif Jewelry and Watches presents Say It All with इफ़त उमर. आज मैं आपको मिलवा रही हूँ हमारी इंडस्ट्री की एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस से, one of my favorites, यासरा रिजवी. Hi Yasra and welcome to my show. Hi, I'm so excited. Are you ready to say it all? Yes. हो जाए फिर आज. Always. I think I say too much. नहीं, ये मेरा नहीं है मसला. इसीलिए तो तुम हम सबकी फेवरेट हो, क्योंकि जब बोलती हो तो अकल की बात बोलती हो. बहुत शुक्रिया. इसी से मैं पूछना चाहूँगी, तुमने आज तक जितने भी रोल्स किए हैं, ज़्यादातर बड़े चैलेंजिंग सिचुएशंस वाले रोल होते हैं. ये तुम्हारा कॉन्शियस एफर्ट है, खुद चूज करती हो या मिलते ही थे ऐसे रोल्स? मुझे मिले ही ऐसे रोल्स. मैंने अभी तक कराची आने के बाद स्पेशली टेलीविज़न जो कि बॉडी ऑफ वर्क है मेन, उसमें कोई 20-25 प्रोजेक्ट्स टोटल कुल मिला के किए होंगे, सिंगल प्लेज एंड टेलीफिल्म्स. और वो कोई 3-4 साल का अरसा था जिसमें मैंने बहुत हेविली काम किया. पिछले 2-3 साल से मैं टेलीविज़न इतना कर ही नहीं रही. वो भी पूछने क्यों? उस पर भी आती हूँ. तो उन 3 सालों में ये था कि थोड़ी मैं, एक तो मैं मोटी थी और अक्सर धुले हुए मुंह के साथ आ जाती थी. तो वो ये था कि शुरू से कुछ ऐसा इस्टेब्लिश हो गया कि इसको अदाकारी करनी है. तो कोई भी थोड़ा सा टेढ़ा कैरेक्टर होता था तो पता नहीं शायद इतनी काबिलियत थी या उनको पता था कि नहीं था, लेकिन वो हमारे यहाँ कुछ अपीयरेंसेस पे चलते हैं ना हम ज़रा, तो उनका ये तो आर्ट्सी एक्टर टाइप है, इसको बुला लो. तो इस तरह की थोड़ी रेप्यूटेशन बन गई, तो काम ही इस तरह का आया जो कि अच्छा हो गया. इसलिए तो मैं 3 साल से टीवी नहीं कर रही. मैं इतना रिस्पॉन्सिबली पिक करने शुरू कर दिए स्क्रिप्ट के, कोई स्क्रिप्ट ही नहीं बचा. तो अब जिन्होंने करना है, जिन्होंने काम करना है, जिनके पास शायद कोई ऑप्शन नहीं है या जिनको ये काम पसंद है बहुत ज़्यादा, इट्स एक एडिक्शन भी है हमारे काम की. तो हमें भी है यार, हम भी करना चाहते हैं. फिर शायद वो चूज़ करते हैं जाना. तो ये बड़ा पर्सनल चॉइस वाला मामला है. मैं इस डिसीजन की वजह से, आप पैसे कम बनाते हैं, आप दिखते कम हैं, आप ये भी भूल जाते हैं लोग कि आप अदाकार भी हैं. जैसे अक्सर लोग अभी मुझे मेरी शायरी की वीडियोस के नीचे मशवरे देते हैं कि आप एक्टिंग में ट्राई करें. एक्टिंग ट्राई करें, आप एक्टिंग में चल जाएंगी. कहाँ यार, हम कहाँ रहते हैं, हम कहाँ फंस गए हैं? ये होगा हमारे साथ. हो रहा है, होगा क्या, हो रहा है. और अब शायद ये अपने किसी क्लाइमैक्टिक मंतकी अंजाम की तरफ. मुझे लग रहा है, आई थिंक अब इंडस्ट्री को रिएक्ट करना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा. तुम्हें क्या इशू है हमारे स्क्रिप्ट से? मुझे तो बहुत सारे हैं. बहुत सारे इश्यूज तो ऑब्वियसली मुझे भी हैं, मगर मैंने पिछले कुछ 2-3 साल में एक और चीज़ समझी है, और वो ये है कि इफ़त, मैं और आप जो है ना, हम वाकई इस मुल्क का एक महदूद तबका है. हमारे मुल्क में मर्द एक्चुअली वैसे ही हैं जो इसका डिस्प्ले अभी 2 रोज़ पहले हम टेलीविज़न पे हमारे इतने मशहूर राइटर की सूरत में देखकर हैरान और परेशान हो गए, बौखला गए कि ओ माय गॉड, चेहरा आईना देख के ये मर्द. और तुम्हें पता है कि ही वाज ट्रेंडिंग और लोग उसका साथ दे रहे थे. हम उस मुल्क में रहते हैं. जी. तो इसलिए फिर बहुत सारी कहानियां हमें बाकायदा रिपेटिटिव लगने के बावजूद सच्ची कहानियां ही हैं, और वहीं घूम रहा है ये माशरा मुसलसल. इस वक्त कहानियों की वैल्यू कैथार्टिक है. जो हो रहा है, जैसा हो रहा है वैसे दिखा दो, और कुछ लोग उसको देखकर रो के अपना कैथार्सिस कर लेंगे. कुछ शायद के साथ बैठा हुआ शौहर समझ जाए, साथ बैठी हुई नन समझ जाए देखकर. बट हम इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे. कुछ यहाँ है एक्चुअली हमारे करने वाला काम. हमारे करने वाला काम यहाँ शुरू होता है कि अच्छा, आपने कैथार्टिक वैल्यू तो दे दी. ये मैं समझती हूँ कि हर कोई अपनी कहानी, अपना रंज, अपना दुख देखना चाहता है. ये एक अंडरस्टैंडेबल बात है, कोई मजायका नहीं है इसमें. लव स्टोरीज क्यों चलती हैं? एक ही कहानी होती है, वही फार्मूला बार बार, क्योंकि एक मोहब्बत का कैथार्सिस, मोहब्बत की ख्वाहिश. बस यार, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा. लेकिन अब जो पार्ट है जहाँ पर हमारे स्क्रिप्ट्स के थ्रू थोड़ी करेक्शन हो सकती है, उसके लिए
हौसला करना पड़ेगा ऑब्वियसली चैनल ओनर्स को, क्योंकि हर चीज़ बहुत अच्छा टीआरपी लेवल पे परफॉर्म नहीं करेगी, जो मुख्तलिफ बात होगी। लेकिन इस किस्म की सोच को राइज करने के लिए ये एक बड़ा बतदरीज प्रोसेस है ना इफ़त, इट टेक्स टाइम। एक प्रोजेक्ट से नहीं होगा। यहाँ एक प्रोजेक्ट ज़रा मुख्तलिफ आता है, उसकी रेटिंग नहीं आती, ऐसे कान पकड़ लेते हैं लोग कि आइंदा नहीं बनाएंगे, ब्लैकलिस्ट कर देते हैं बड़े बड़े डायरेक्टर्स को, जो डायरेक्टर्स हमारा असासा हैं, उन राइटर्स को पूछना बंद कर देते हैं जो मेरे ख्याल में हमारा असासा हैं। उन पे डार्कनेस का धब्बा लग जाता है, उन पे आर्ट सिनेमा होने का धब्बा लग जाता है, उन पे पैरेलल होने का धब्बा लग जाता है। ये धब्बा है, ये धब्बा लगा देते हैं ना यहाँ पर, क्योंकि फिर ये धब्बा इसलिए हो जाता है क्योंकि काम नहीं मिलेगा आपको। तो जब आपको काम नहीं मिलता, और अगर आप एक वर्किंग एक्टर हैं, वर्किंग डायरेक्टर हैं, वर्किंग राइटर हैं, इससे आपका घर चलता है, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आपके मामलात चलते हैं, तो फिर तो ये धब्बा ही है। फिर ये किसी को क्या दे रहा है, फिर तो ये धब्बा ही है। ऐसे क्रिटिकल अक्लेम का एक आर्टिस्ट कितनी देर क्या अचार डाल लेगा, क्या कर लेगा वो उसका? हाउ डू यू पे द बिल्स? मैं इस वक्त ऑनेस्टली स्पीकिंग, बड़ी जो सच्ची सी बात है, इस वक्त ये अय्याशी कि मैं नहीं कर रही बहुत एक्टिवली काम, और वो चीज़ें कर रही हूँ जिसमें या तो पैसे नहीं है या बिल्कुल कम पैसे हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा वक्त दे रही हूँ। इसलिए वो मेरा शौहर जाता है नौकरी पे, कमाता है, वो वही रेंट देता है, वही बिल्स देता है, तो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ इस वक्त ऐसे करना। बहुत सारे लोग नहीं कर सकते, और वो मजबूरी के उसमें उनको करना पड़ता है जो काम चल रहा है। काम चल रहा है। तो तुम्हारे जैसे लोगों को फिर चेंज लाना पड़ेगा, जो स्टैंड ले रहे हैं अपने साथ, अपने आप को बीच में नीचे करके, पैसे ना कमा के। आई थिंक हिस्ट्री विल थैंक यू फॉर दिस। अभी तो मैं अपना सारा कुछ बेच बाच के, जो मेरे पास अपनी मेरी कोई पूंजी थी, उसके साथ मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा, मैंने एक्टर्स ढूंढे जिनकी एक्टिंग पे मुझे एतबार है, मैंने वो म्यूज़िक प्रोड्यूसर ढूंढी जिसकी म्यूज़िक कॉम्पोजिशन पे मुझे एतबार है। एक पूरा साल कोई और काम ना करके, प्रेप करके एक फ़िल्म को मैं फ्लोर पे लेकर गई, जो कि मैंने आधी बना ली है, जो कि मेरी आधे जितने पैसे थे मेरे पास जिससे आधी बन सकती थी, लेकिन उसके आगे फिर वहीं आकर खड़े हो गए ना हमें। फाइनेंसर नहीं मिला। फाइनेंसर कहता है कि एच शान होवे ते मज़ा आ जाए, एच फहद मुस्तफ़ा होंदा ते मज़ा आ जांदा, एच व्हाट डू यू डू दैन, व्हाट डू यू डू? देयर इज़ नथिंग। हर इंसान, हर आर्टिस्ट अपने आप को एक सर्टन पॉइंट तक पुश कर सकता है, अपनी हैसियत, अपनी बिसात, अपनी औकात के हिसाब से। बिल्कुल सही बात। उसके बाद मैं भी अब आधी फिल्म 2.25 करोड़ रुपए फंसा के बैठी हुई कर रही हूँ, लेकिन अपनी अब मैं अच्छा फिर वो नहीं होता तो फिर मैं कोई किसी का ऐसा प्रोजेक्ट करने चली जाती हूँ। जैसे अभी लास्ट ईयर आई डिड आसिम अब्बासी की एक वेब सीरीज़ है चुड़ैल्स। वो 4 महीने की ग्रूलिंग शूट थी। हम सब ने उसमें बहुत कम पैसे लिए क्योंकि हमें साफ नज़र आ रहा था कि प्रोडक्ट पे पैसा लगाया जा रहा है। कहानी में दम है, किरदारों में दम है, अदाकार थे बहुत अच्छे, हर बंदा अपने काम में महारत रखने वाला डिज़र्व करता था कि यार इसको ये यहाँ खड़े होना चाहिए। वो वैसे काम करती हूँ फिर जिसमें पैसा फिर नहीं है फोकस। तो जब तक अपना काम मुकम्मल नहीं कर पा रही तो उन लोगों की मदद करने की कोशिश करती हूँ। तो एक छोटा सा क्लब है इस वक्त परफॉर्मेंस थिएटर के नाम प्लीज से, मुझे भी उसमें शामिल करा क्लब 432 भी शुरू हुआ है। I'll work pro bono। बस अपनी पसली के हिसाब से, मेरे पास कलम है, अब पैसे खत्म हो गए, अब कलम है, वो चला दूंगी जिसके लिए भी जो चाहेगा। एक्टिंग करनी आती है तो जो भी मुझे जहाँ लगेगा कि ये कॉज, ये सब्जेक्ट अच्छा है, तो हम आई थिंक एज आर्टिस्ट ये भी कर सकते हैं जो हम अभी नहीं कर रहे। तो सॉल्यूशंस पे जहाँ बात आए तो वहाँ ये बात आए कि अगर मैंने सोचा, आपने सोचा, 4 और लोगों ने सोचा, यार हमें नहीं समझ आ रही बस, तो फिर हम 4 में इतनी तो है कि हमारे मुंह को कोई एक दिन कैमरा दे देगा। बिल्कुल सही बात है, हम चारों एक्टिंग कर लें। बिल्कुल सही बात, चारों मिल मिला के कुछ। पूरी दुनिया में हो रहा है। अब औरतें अपने लिए स्क्रिप्ट खुद लिखवा रही हैं, स्टोरीज खुद लिखवा रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं। Gone Girl, because I was watching her interview, Reese Witherspoon, right? Yes. And she was like कि मैं तंग आ गई थी कि हर नैरेटिव में औरत जो है वो कोई मसला हो गया तो मर्द की तरफ देख के कह रही है हाँ अब क्या करें, What do we do? तो कहती है कि क्राइसिस हो, दुनिया में कुछ भी हो तो लोगों को बताया जाता है कि किसी औरत से जाके पूछना, क्योंकि उसको पता होगा क्या करना है। बिल्कुल। घर औरत चलाती है, बच्चे औरत पालती है, सारे सिस्टम को मैनेज औरत करती है, बड़ी बड़ी चीजें ऑर्गेनाइज औरत करती है, तो वो क्यों पूछेगी किसी क्राइसिस में खड़ोगे कि क्या करूं? तो शी इज लाइक कि बस फिर मेरी बात हो गई थी, तो मैंने उसी की एक एसोसिएट के साथ मिलके कहती है हमने स्क्रिप्ट मंगाने शुरू किए, हमारे पास ये स्क्रिप्ट आया, हमने कर दिया प्रोड्यूस।
तो ये हमें अब खुद करना होगा। और यासरा, अब ये तारीख है और महज़ब मुल्कों में ये होता है, अदब के थ्रू, सिनेमा के थ्रू, ड्रामे के थ्रू, राइटिंग के थ्रू आप एक्टिविज्म करते हो जी, आप सोशल चेंजेस लाते हो, आप सियासी चेंजेस लाते हो। हमारे यहाँ कहते हैं कि ये तो एक्टर है, इसका क्या ताल्लुक सियासत से, आइडियोलॉजी से, ये तो एक्टर है, अपना काम करे, ये क्यों इस चीज़ों में पड़ रहा है? भाई ये तो इतनी ही अजीब बात है और इस पे तो मैंने बिल्कुल ही कान धरने छोड़ दिए कि मैं कभी स्लीवलेस कहीं पहन लूँ तो मुझे कहते हैं आए वही है जिनने नमाज फजर मंगी सी हक महर्ज। मतलब ये में क्या लगा हुआ है? नहीं, बट ये बता दो, कोई आज तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला। बाकी बातें चलो मैं की मान लेती हूँ, बाजुआ च की लग गया था। मैंने नहीं पता मैं तो बिल्कुल नहीं पता। तो ये कुछ भी पे कह देते हैं। मैं जरा सा डांस कर लूँ, कहीं मेरी एक आदत है, मेरा आई लाइक माई इंस्टाग्राम अकाउंट एंड आई एम वेरी एक्टिव ऑन इट। यू आर। तो कभी मैं अपनी पोइट्री लगा देती हूँ, कभी आई एम हैविंग अ मोमेंट ऑफ फन आई डांस एंड आई पुट अ वीडियो अप, तो वो उस डांस की वीडियो के नीचे भी लिख देते हैं कि ये वही है, ये वही है। तो यानी बंदा को चंगा कम भी ना करे, क्योंकि होते मतलब एक्टर्स और सेलिब्रिटीज स्पेशली या परफॉर्मिंग आर्टिस्ट तो कोई ऐसा काम ना करें जो उनके नज़दीक किसी सिंबॉलिज्म या किसी तरीके से आइडियलिस्टिक काम हो, क्योंकि उनको तो उसकी पूरी चार्जशीट फिर आ जाएगी ना। क्या मसला, कहाँ गलत हो गए हम अपने माशरे में? क्या प्रॉब्लम है? ये मिसोजिनी, ये पेट्रियार्की, ये बदतमीजी, ये किसका कसूर है? क्या माँ का कसूर है? औरतों का कसूर है? बड़ी क्लीशे सा मेरा शायद जवाब लगेगा, लेकिन जवाब सच है, यही है। दो वजूहात हैं हमारे मुल्क में मामलात के इतने ख़राब होने की मेरे नज़दीक। एक पॉवर्टी, दूसरी जहालत। इल्म की कमी और बेसिक सर्वाइवल नीड्स की कमी इंसान को जानवर से बदतर कर देती है, ये सच है और ये हकीकत है हमारी। हम कभी अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए कि दरअसल तालीम क्या है और इंसान के जहन के साथ क्या करती है। इन दो बेसिक बातों के बाद यस तीसरी बात ये है, वो मेरा सवाल है हमारी माओं से कि वो क्या कर रही हैं। वो ये जवान कर रही हैं। हमारी माएँ बिल्कुल भी फ्री ऑफ ब्लेम नहीं है। तो ये जब पिछले साल औरत मार्च हुई और जब ये प्लेकार्ड्स हुए सारे और ये आए मंजर आम पर, तो दो तीन कुछ बातें ऐसी थीं, लो बैठ के ही सही से, या खाना खुद गर्म कर लो, जिस पे बहुत सारी ख़वातीन हैं इंक्लूडिंग मी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कहा यार ये बात कहीं और जा रही है। क्यों जा रही है? मैं अभी आ रही हूँ उसी पे, मैं तो बात कहीं और जा रही है। ये मसला नहीं है हमारा, हमारे मसले भी और हैं। हमारे मसले ये हैं कि तालीम नहीं हासिल करने दे रहे आप, घर से बाहर निकल के नौकरी नहीं करने दे रहे। अभी हमारा बैठना मसला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा रिएक्शन था उस पर, क्योंकि मैंने भी सामने एक टेक्स्ट पढ़ा, उस पर रिएक्ट किया। मैंने पिछले पूरे साल इस बारे में सोचा। फिर मेरी ज़िंदगी में चुड़ैल्स जैसा प्रोजेक्ट आ गया आसिम अब्बासी का, जिसने जो कि अजीब सी टाइमिंग थी, जिसने शायद मेरी मज़ीद आंखें खोली, क्योंकि वो पाकिस्तान में औरतों, मुख्तलिफ तबकात की औरतों और मुख्तलिफ तरीके तरह तालीम की औरतों को स्टडी करता है वो स्क्रिप्ट। अच्छा। चुड़ैल्स कि जो औरत बात करेगी वो बुनियादी तौर पे चुड़ैल है। ये है उसका औरत ने ऊंची आवाज में बोली तो पागल है। जब मैंने इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचा इफ़त, तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची कि मेरा रिएक्शन भी इसलिए था क्योंकि मुझे बचपन से ये सिखाया गया है कि हमारे माशरे में बात ज़बान रोक के की जाती है। हम लिहाज करते हैं, हम नई पीरियड्स डिस्कस करते हैं मर्दों के सामने, हम ये हमारी कुछ रेजिंग तरबियत, जिस तरह हम रेज हुए में। अब यहाँ पर सवाल क्या है? सवाल ये है कि चलें जी ठीक है, आपका एक सर्टेन तरीका, एक माशरे का एक चलने का, यहाँ गुफ्तगू का एक तरीका है, यहाँ हर चीज़ का एक तरीका है, अग्रीड। तो चोरी पे हाथ आप किसी के नहीं काट सकते अगर उस रियासत में कोई भूखा सोता है। इट्स अगर रियासत में कोई भूखा नहीं सो रहा तो काट सकते हैं आप हाथ, लेकिन अगर कोई भूखा सो रहा है तो फिर भूखा कैसे सो रहा है वो, फिर वो चोरी करेगा। फिर रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने सोचा एक ऐसा माशरा जहाँ औरत वैसे ही बाहर निकलती है दुपट्टा शलवार कमीज पहन के, तो वो बार बार ये सोच रही होती है मुझे कोई देख तो नहीं रहा। वहाँ पर हज़ारों औरतें सड़क पर निकल आईं और उन्होंने पैड्स चिपका दिए प्ले कार्ड्स पे। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी इज्जत नहीं हूँ, मैं औरत हूँ
इतनी बड़ी मेरे कंधों से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा दो। उन्होंने कहा मेरी जिस्म मेरी मर्जी, उन्होंने बहुत सारी और बातें की। उन्होंने कहा खाना खुद गर्म कर लो। तो मैंने सोचा यासरा रिजवी, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा हमेशा साथ दिया, तुम अमेरिका पढ़ी हुई हो, तुम इंग्लैंड पढ़ी हुई हो, तुमने अपनी मर्जी से शादी की नहीं की, तुमने अपनी मर्जी से एक्टिंग की नहीं की, तुम जहाँ जाना चाहती हो अपनी मर्जी से जाती हो, खाना पकाती हो नहीं पकाती, तुम्हें हक क्या है इन पे बोलने का? तुम कौन हो कमेंट करने वाली उनकी तकलीफ पे? क्योंकि अगर वो निकल कर आई हैं ऐसे मुल्क पे और इस ज़बान पे उतर आई हैं तो इसका मतलब है उन्हें बड़ी डाढ़ी लगी है जाके। आपको पता है एक भाई ने अपनी बहन को कत्ल कर दिया था गरम रोटी ना मिलने पे। देयर यू गो। तो वो मेरा मसला ही नहीं है ना, तो इसलिए मैं तो कहूंगी कि यार ये ना लिखते तो अच्छा था, इसमें क्या प्रॉब्लम? सारी जिंदगी बच्ची बड़ी होती है, ऐसे ना बैठो, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, ये ना करो। मुझे तो किसी ने नहीं कहा आज तक जिंदगी में कितनी जोर से नहीं हंसते, और मेरा गैम्बो वाला क्या कहा है। तो मैंने सोचा कि मुझे कभी किसी ने अगर ये कहा होता और रोका होता तो मुझे कैसा लगता। मुझे कहा नहीं है ना, तो मुझे कैसे तकलीफ पता चलेगी? तो मैं कौन होती हूँ औरत मार्च की औरतों को कुछ भी कहने वाली? क्योंकि अगर वो निकली हैं और अगर उनको तप चढ़ी हुई है तो हमने कुछ बहुत ऑफ कर दिया है उनके साथ, अब इसको एडमिट करें। और अगर वो आपको सामने नजर आ रही हैं कि हाँ ये तो बड़ी लिबरल दिखने वाली औरतें हैं, इनके साथ तो ये मसला नहीं है, तो वो उनके लिए खड़ी नहीं है जिनको आप घर से किराने की दुकान पर नहीं जाने देते। एग्जैक्टली उनके लिए खड़ी हुई हैं वो। और मेरे घर में तो मुझे कोई मसला नहीं, मैं चीख के पागल हो गई हूँ। किस लिए? देयर यू गो। क्योंकि वो उनको तो किराने गया ना, कोने की हट्टी पे जाने की इजाजत नहीं है, तो वो क्या बेचारी आएंगी औरत मार्च पे। और पता है लेकिन मसला क्या है? अब मसला ये है कि हमारे अंदर ये इकदार ही कहेंगे इनको, अच्छी भी हैं कहीं बुरी भी हैं, ऐसे रच बस गई हैं कि जिन औरतों के लिए आप खड़े हो रहे हैं ना, वो औरतें भी आपको बुरा समझ रही हैं। भाई पेट्रियार्की की दाढ़ी औरत के अंदर ज्यादा बड़ी है। उनको तो पेट्रियार्की का मतलब ही नहीं समझ, पेदरसरी निज़ाम का मतलब ही नहीं पता। समझा के मर गए हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का ये मतलब नहीं है कि मुझे खुली आज़ादी चाहिए। हाँ, अपने जिस्म पे मुझे मेरा इख्तियार चाहिए, किसी और का इख्तियार नहीं। और ये सच है, ये तो एक इंसान की बुनियादी कॉमन राइट है यार। शख्सी आज़ादी की बुनियादी कुछ चीज़ें हैं, 2-4, जिसमें से अपने जिस्म पे, अपने जहन पे, अपनी तालीम, अपनी शादी, अपने डिसीजंस पे मेरा इख्तियार क्यों नहीं है? अच्छा, एक और चीज़ मेरे ख्याल में शायद मर्द नहीं समझते पाकिस्तान के इस बात को। ये जो चाह रहे हैं ना जो चाहते हैं कि ये मामला ऐसे चलता रहे, ये चल भी जाता अगर आपने थोड़ी काइंडनेस बरती होती। अगर आपको औरत को अपने बस में रखना था ना, तो वो रह जाती है आपके बस में, अगर आपको ये सिस्टम चलाना था। लेकिन आपने उसको बस में रखने के साथ जो उस पर जुल्म कर दिया ना, ये बड़ी बेवकूफ़ी थी। उसने आपे से बाहर कर दिया उनको। क्योंकि जुल्म एक हद से जब बढ़ जाता है तो फिर वो औरत मार्च बन जाता है। और औरत मार्च हमेशा होता रहेगा और इंशाल्लाह वो दिन आएगा। क्योंकि आपको पता है औरत मार्च अब फिजिकली नहीं हो रहा सिर्फ, इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया, इट्स बीइंग डन थ्रू पोस्ट्स, इट्स बीइंग डन थ्रू प्राइवेट इवेंट्स, बिकॉज इट्स द नीड ऑफ द आवर। और मैं और तुम आज बैठ के मैं नहीं पूछ रही तुमसे कि तुम्हारा बचपन कैसा गुजरा था, तुमने क्या तुम्हें पसंद है, मैं तुमसे ये बातें कर रही हूँ क्योंकि इन बातों की जरूरत है। और मेरा बचपन जो है ना, सच्ची जो बात है मैं कैसा बड़ा किया था तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? तुम ऐसी क्यों निकली? मेरे घर में इस तरह की गुफ्तगू होती थी ना, सियासत, हालात, वाकयात, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। मेरे भाई को शायरी का, प्रोज का बहुत शौक था, तो हम रात में, इस्लामाबाद से हूँ ना मैं, अच्छा। तो रात को आपको पता है हीटर लग जाता है खाने के बाद, और फिर चाय का मेरे घर में बड़ा रिवाज था, तो हम चारों पांचों बैठते थे। तुम क्रेडिट किससे दोगी, अपनी माँ को या अपने फादर को? दोनों को। Both my parents are activists. Wow. Basically I'm a daughter of 2 activists. अच्छा। जिन्होंने अपनी सारी जवानी through journalism, through politics, through city politics, through grassroots politics, through grassroots sports, grassroots welfare, sewing centers, इसके थ्रू अपनी एक्टिविज्म की है सारी जिंदगी। तुमने एक
सबसे मैं जिस चीज़ के लिए तुम्हें एडमायर करती हूँ एंड आई लव यू फॉर इट, तुमने अपने से छोटी उम्र के लड़के से शादी Yes. की और तुमने जो क्रिटिसिज्म फेस किया Yes. और जो तुमने जवाब दिए हैं, हैट्स ऑफ टू यू। आई डोंट नो। पता है मज़ेदार बात क्या है, अब ये भी कुछ आपस की सी बात है। मेरी और मेरे शौहर की बहुत अच्छी दोस्ती है, वो आया अभी मेरे साथ, आया। आई लव हिम। ये वो मेरा बहुत करीबी दोस्त है। हम दोनों ज़िंदगी के कैसे मकाम पे मिले जब ये नया नया एबटाबाद से आया था। इसकी बहन मेरी सहेली है जिनान हुसैन, इज़ अ फाइन एक्टर, फाइन आर्टिस्ट। तो हम साथ साथ वाले घरों में ही रहते थे, तो वहीं हमारी दोनों की मुलाकात हुई। खामोश तबाह बिल्कुल, और मैं बहुत मोटी थी, ये बॉडी बिल्डर था, तो ये इसको वजन कम करने मैंने के अभी तरीके बॉडी थे। शेमिंग पे भी बात हाँ, करनी है। तो हम दोनों ने इस तरह हमारी दोस्ती सी हुई। उसके बाद ज़िंदगी में बहुत सारे मेरी ज़िंदगी में एकदम बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, जिसमें ये मेरे साथ था। तो मेरा और हादी की शादी का फैसला बुनियादी तौर पे इसलिए है कि He's your और किससे soulmate. शादी करेंगे हम। He is your soulmate. और मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे जैसे इंसान के लिए मोहब्बत से ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग दोस्ती है। दोस्ती के बगैर रिलेशनशिप चल ही नहीं सकता। तो ये एक अक्लमंदाना फैसला मेरे पार्ट पे ये था कि मैंने दोस्ती को तरजीह दी शादी के फैसले में, और उसने मेरा साथ दिया। एक्चुअली मेरे लिए वो जवाब देने इसलिए बहुत आसान थे क्योंकि थोड़ा रिवर्स है। लोगों को ही लगता है कि मुझे ये खौफ लगे हुए होंगे कि हाय ऐसे नस जाएगा, हाँ, ते ए नहीं जी स्टोरी ओनू खौफ कभी भी नस सकती है। तो इसलिए शायद जो कंसर्न्स लोगों के लिए थे वो मेरे कंसर्न्स ही नहीं थे, तो मैं ज़रा इजी थी। बट मुझे जो दुख जिन बातों पर हुआ वो ये हुआ दैट आई हैव बीन कॉल्ड अ पीडोफाइल on social media. Oh my God! I've been called a pedophile for marrying somebody 10 years younger than me. And I've been called a cougar. I've been called a sex addict, maniac, interested in maybe a young boy. I don't believe that. या ये चीज़ों ने मुझे थोड़ा किया कि यार ये हम मर्दों को तो नहीं कहते हैं। मेरे माँ बाप में 10 साल का फ़र्क है, मेरी अम्मी छोटी हैं 10 साल मेरे वालिद साहब से। मेरे बाप को तो आज तक किसी ने नहीं कहा। अक्सर लोग ये कह देते थे कि रिसा भाई थोड़ा दूजा भी आज, बट नेवर दीज वर्ड्स, दीज वर अ लिटिल हर्टफुल। आई डिडंट फील गुड। आई वाज लाइक क्या पता मैं क्या कौन हूं? कहना चाहती हूँ ऐसे लोगों को? कि काश आपके पास शऊर होता और आप ये समझ सकते कि रिश्ते जिस्म से बहुत बड़े होते हैं, और हमने इंटरनेशनली ग्लोबली एक्चुअली हर चीज़ को जिस्म पे महदूद कर दिया। पता नहीं किसने किया, न जाने हम लोगों ने किया कि अवाम ने किया कि मीडिया ने, मुझे नहीं पता कैसे हुआ, लेकिन हमने सब चीज़ों को जिस्म पे महदूद कर दिया है। ये एक दुख की बात है। उम्र पे, वज़ाकता पे, दीज आर सैड थिंग्स। किसी को किसी से हवस ही हो सकती है, हाय क्यों, ऐसा नहीं है। और ऐसे रिश्ते, जिंदगियों के रिश्ते जब आप किसी से बांधते हैं तो वहाँ ये बातें तो बहुत आगे होती हैं। वहाँ तो पीछे शादियाँ तो एहसास पे चलती हैं, दोस्ती पे चलती हैं, चलनी चाहिए, ट्रस्ट पे चलती हैं, इन चीज़ों पे चलती हैं, एक दूसरे के साथ सच्चाई पे चलती हैं। जितना सच मेरा हादी को पता है, बिल्कुल उल्टा मामला है। तो हम कहते हैं ना, मुंडे नूं ना दसी पिछे किड़ा फेर सी, कौन सी की होया सी, बिल्कुल मिस्ट्री रखनी चाहिए बंदे नूं, कुछ भी नहीं दसना चाहिए। मेरा सब कुछ पता है मेरे मियाँ को। मुझे अभी कल रात को कोई पसंद आ जाए तो सुबह उसको पता होता है। Same here. I can tell my husband anything. And that's what I think. Actually, we are married to good men, अल्लाह yeah. का They are शुक्र। feminists. Yes, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र। ये भी अब मुझे जिंदगी के इस हिस्से में आके अंदाजा हुआ है कि अच्छा आदमी मिलना किसे क्या होता है? इम्पोर्टेंस होती है जिंदगी में। फाइंडिंग अ गुड मैन और अ गुड वाइफ और अ गुड हस्बैंड, ये बड़ा
मामला है ये भी बंद पड़े लोग फंसे हुए देखती हूँ मैं अपने इर्द गिर्द, तो बड़े परेशान हैं। वी आर वेरी लकी, माशाल्लाह माशाल्लाह, टच वुड टच वुड टच वुड। बाय द वे मेरा मियाँ भी मुझसे 1 साल छोटा है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि तुम मेरा अदब किया करो, मैं तुमसे बड़ी हूँ। सिर्फ 1 हफ्ते हमारी सेम एज होती है, बिकॉज वी बोथ फेब्रुअरी बॉर्न। तो वहाँ मैं कहती हूँ ओके क्वालिटी, उसके बाद मैं बड़ी हूँ। वेल व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। हाँ, तो अब मर्द भी तो अपने आप को आप कहलवाया है उन्होंने इतनी सेंचुरीज, जस्ट बिकॉज दे वर ओल्डर देन देयर वाइफ्स। एग्जैक्टली। अच्छा जी, बॉडी शेमिंग के बारे में क्या कहती हो? तुमने अपने लिए वजन कम किया या लोगों का प्रेशर था? मुझे तो वज़न इसलिए कम करना था, और मुझसे लोग इतना पूछते हैं हर वक्त, मेरे पास इसलिए उनको देने को कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मेरा वेट गेन बहुत स्पेसिफिक और यूनिक मामला की वजह से था। और वो ये है कि मुझे मेरी उम्र 7 साल की थी जब मेरे सबसे बड़े भाई का इंतकाल हो गया था मेरे घर में। बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी और मेरी अडल्ट लाइफ वहीं से शुरू हुई। और आई थिंक अराउंड द सेम टाइम आई डेवलप्ड अ लॉट ऑफ डिप्रेशन एंड ऑल माई लाइफ आई हैव डेल्ट विद दिस। उसके साथ आई बहुत सारी कंफर्ट ईटिंग, बहुत सारी बिंज ईटिंग। मेरा मामला बाय द टाइम आई सीरियसली टुक माई वेट लॉस हैड कम टू दिस कि 2 महीने में 20 किलो बढ़ गया। और इस किस्म का यो वेट गेन और वेट लॉस हो रहा था। तो 6 साल जो मैं यहाँ रही, कराची में थी मैं शुरू के, तो मेरा वज़न 83 और 60 के बीच में ऐसे आ जा रहा था, मजाक था जैसे कोई। देन आई टुक माई हेल्थ एंड माई मेंटल हेल्थ, और फिर देन आई लॉस्ट माई यंगेस्ट ब्रदर 6 years ago। तो वहाँ पर तो बिल्कुल एक्सेलरेट हो गया मामला। तो इतना एक्सेलरेट हो गया सब कुछ कि फिर बाय द टाइम मैंने जब इसको सीरियसली लेना शुरू किया, तो मेरे वेट लॉस में बहुत सारी थेरेपी, मेडिकेशन, बहुत सारी चीज़ों का हाथ है। तो वो आवाम वाला वेट लॉस है नहीं। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने कैसे किया, तो मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। मुझे बहुत रिगरसली इस पे काम करना पड़ा और भी करना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि बिंज ईटिंग के साथ फिर मैं एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक है मेरा जहाँ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज रैम्पेंट है, हर दूसरे बंदे को है। तो मैं वेट गेन अफोर्ड ही नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा बहुत सारा जेनेटिक हिसाब किताब अम्मी। और अगर कोई प्रॉब्लम ना होती और तुम थोड़ी सी, तुम्हारा वेट ज्यादा होता, तो तुम्हें कोई परवाह होती? बहुत ज्यादा वेट पे मुझे परवाह होती। ओके। जब बीमारी की हद तक बात पहुंच जाए। नहीं, सिर्फ बीमारी भी नहीं, वैनिटी वाइज भी। क्योंकि मैं भी ऑब्वियसली एक एक्ट्रेस हूँ, मुझे भी, मैं देखती थी बार पतली पतली एक्ट्रेसें घूम रही हैं इतनी, तो मैं कहती अजीब मोटा गलोला लग रही हूँ इनमें। ठीक है, 28 साल की उम्र में मैंने काम शुरू किया। मैंने पहला कैरेक्टर एक 45 साल की औरत का किया, फिर 50 साल की औरत का किया। क्यों? बिकॉज आई लुक्ड दैट एज। तो आपको पता ना, शो बिजनेस में तो यू आर एज ओल्ड एज यू लुक। तो मेरा शुरू का करियर तो लोगों को पक्का ही लग गया कि मेरी तो जब मेरी हादी से शादी हुई तो आई वाज 34, तो पीपल थॉट ये तो बहुत ज्यादा उम्र की है, इसको तो हमने नानी बनते हुए देखा है। तो एने तो बच्चा फिसालता है बिल्कुल ही। ये भी उसके साथ पब्लिक इमेज के साथ कुछ मामला। तो हाँ, ऑब्वियसली मुझे भी फर्क पड़ता है, हर एक को पड़ता है। फिर सांवले रंग का कितना तुमने दुनिया में काटी है तकलीफ? आई थिंक मेरा ज्यादा प्रॉब्लम बड़ा मोटापा था, तो उस पर बात ही नहीं आई इतनी। वो मेकअप करके कवर हो जाता था, उसका नहीं मुझे इतना मसला। अच्छा, मुझे तो बहुत इसका सामना करना पड़ा। अपने रंग का, काली चुड़ैल रंग देखा है अपना। मतलब वैसे तो लोग मुंह पे कह देते हैं ये रंग बड़ा अट्रैक्टिव होता है, गोरे तो मरते हैं इस रंग पे, मुंह पे ये कह देते हैं, लेकिन चाहिए दिया उन्होंने गोरियां चिटियां होनियां ने। I got through it. ठीक है ना? I think I have been dumped for fair. Oh, same here. I've been dumped. I mean, there was no other reason, yeah. Yes. I have been dumped for being fat. And I have been dumped for being dumb. Not fair. Yeah. Because I think बिल्कुल उस मोटापे पे तो मैं बिल्कुल कबूल सूरत वाले दायरे में भी आती थी, सिर्फ शायद दुनिया के स्टैंडर्ड से। Oh, you are beautiful. एक्सेप्ट कर लेती थी। थैंक यू। मैंने अपना मेकअप खुद किया, अच्छा लग रहा है कि नहीं? तुम्हें मेकअप की जरूरत ही नहीं है। मैंने खुद किया। You're so pretty. Thank you so much. Yeah. It's really nice. तुझे आज मिल जाए एक मौका कि अभी तुम्हारी 3 ख्वाहिशें ये पूरी हो रही हैं कि इंडस्ट्री में 3 चेंजेस ले आओ, क्या लेके आओगी? स्प्रेड आउट करूँगी काम को, स्प्रेड आउट, मुख्तलिफ टीम्स को आगे आने दूँगी। जैसे अभी जब मैं फिल्म की भी अपनी बात करती हूँ बैठकर प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के सामने, तो मैं उनसे कहती हूँ कि मैंने एक गल दसो
किसी दिन अगर फवाद खान और फहद मुस्तफ़ा और महविश मायरा और कोई 2-4 और लोग जिनको ये लोग स्टार समझते हैं, सुपरस्टार 6 लोग हैं टोटल हमारे पास ना, मैंने कहा जी कितने चले जाने हैं, गायब हो जाने को अगवा कर लो, की करेंगे या कैसे काम नहीं करना, तो हम क्या करेंगे फिर काम कौन करेगा, किस पे बनेंगी फिल्में, कैसे बिकेगा मामला। और फिर चक्कर ये है कि आपने एक इंडस्ट्री बनानी है ना, तो इफ़त इंडस्ट्री बनाने के लिए तो साल की कम से कम 20-25 फिल्में तो चाहिए ना एटलीस्ट। बिल्कुल एक टीम एक फिल्म बना सकती है साल, बिल्कुल, उसके लिए 20-25 टीम में खड़ी करनी पड़ेंगी। और ये भी मैं कम बता रही हूँ, बिल्कुल कम बता रही हूँ, 100 के करीब निकलनी चाहिए। 20-25 टीमें नहीं है हमारे पास अभी, नहीं। तो आई वुड वांट टू स्प्रेड आउट द वर्क। जैसे मेरी म्यूजिक प्रोड्यूसर बहुत अच्छी कंपोजर, बहुत अच्छी सिंगर, 10-12 साल से मैंने उसके साथ 1-2 छोटे-छोटे गानों पे काम किया। मैंने कहा कि तू है म्यूजिक प्रोड्यूसर, तो कहती है क्या, मैंने कहा हाँ या ना में जवाब दो, कहती है क्या, मैंने कहा बस तुम हो। उसने माशाल्लाह इतना अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस किया इस फिल्म का, उसको 2 फिल्में और मिल गई हैं, 3 बल्कि, वो इस वक्त 4 फिल्मों की म्यूजिक प्रोड्यूसर है। साड़ी तो पता नहीं कदों आएगी, पर उसका काम चल रहा है बिकॉज शी वॉज एक्चुअली टैलेंटेड। सो इन टाइटल्स पे और लोगों को मैं, दैट वुड बी द फर्स्ट थिंग, स्प्रेड आउट द वर्क। सेकेंड चीज़ मैं जो करूँ वो मैं ये करना चाहूँगी कि आप कम पैसों की चीज़ों, लो बजट तादाद ज़्यादा, आई थिंक वो शायद मेरी पहली चीज़ से कनेक्टेड है कि क्योंकि नए लोग और बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं है उनका मसला, इतना कि उनका गुजारा हो जाए, उस पर वो काम करने को भी तैयार है, तो कम बजट पे ज़्यादा काम को बांटा जाए। सो ये जो एक इन्फ्लेटेड प्राइसेस के बजाय मैं चाहूँगी कि प्राइसेस नीचे आए, काम ज़्यादा हो, बिल्कुल, ताकि इंडस्ट्री प्रोग्रेस करे। जब सब काम कर रहे होंगे तो, और जितना हाथ से काम निकलता है ना उतना लोग बेहतर होते हैं, ये भी समझने वाली बात है। That's how they learn. तो वो बहुत, आप कोई सुपरस्टार बन जाए तो आप कहेंगे अच्छा आप बहुत कम काम करेंगे, लेकिन शुरू के टाइम में, मिडिल के टाइम में आपको हर एक को बहुत ज़्यादा काम करना ज़रूरी होता है। और आई थिंक तीसरी चीज़ मैं शायद ये करना चाहूँगी कि आई वुड फिनिश TRPs। Really? हालांकि वो तरीका है, मैं बिजनेस स्टूडेंट हूँ, मैं समझती हूँ कि वो नापने का तरीका है किसी चीज़ के सक्सेस का, लेकिन जैसे अभी इंस्टाग्राम ने नहीं किया, उन्होंने अपने वो बस thousands of others आता है, नंबर हटा दिया। मुझे लगता है ये जो हम जब गिनती शुरू करते हैं ना, स्पेशली टेलीविजन टाइप मीडियम पे, तो मुझे लगता है कि हम, ये होता है ना फिर जो आप कहती हैं कि स्क्रिप्ट एक जैसे क्यों हो गए, फिर वो सब लोग उस चक्कर में पड़ जाते हैं ना कि इसी तरह का बना दो तो मशहूर हो जाएगा, तो फिर लोग अपने दिमाग से सोचना ज़रा कम करते हैं, ये मेरा ख्याल है। अच्छा, 3 को बातें। ओके, अब मैं कुछ तुम्हें एक लफ्ज़ बोलूँगी और उनको क्या मैसेज देना चाहती। ठीक है। चैनल ओनर्स थोड़ा सा पैसे पे कम ध्यान, थोड़ा सा विजन ज़्यादा। अभी पैसा सिर्फ विजन लग रहा है, थोड़ा विजन फॉर द इंडस्ट्री, विजन फॉर द कंट्री, विजन फॉर आवर इमेज। इमरान खान सिंसियर, seems very sincere and honest. Okay. तो मैसेज भी दो उनको कोई। मैसेज ये होगा कि खान साहब बस इस तरह मैनेज कर लें कि आगे भी आ जाएं आप, और ये ज़रा क्योंकि टाइम लगेगा आप जो करना चाह रहे हैं उसको, बस इस तरह मैनेज करके थोड़ा चला लें और लोगों को ज़रा कुछ थोड़ा सा रीवर्क कर लें अपनी स्ट्रैटेजीज़ को। सुपरस्टार्स we need them, but my message to superstars of Pakistan right now is don't think like superstars of big industries, because we're not a big industry and everybody is a big fish in a small pond. तो उस खुमार में बेवकूफ़ी है कम काम करना। हमारे यहाँ का सुपरस्टार भी बहुत ज़्यादा अपने आप को महदूद करना इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता, उसे नहीं करना चाहिए क्योंकि ये टाइम है बेचारे का, वो एक्सटेंड कर सकता है बाकी प्रोजेक्ट्स को, बहुत सारी चीजें। अभी इस वक्त सुपरस्टार्स को अपने नाम और अपने चेहरे एक्सटेंड करने चाहिए टू आर्टिस्ट दे बिलीव इन, टू ब्रिंग देम ऊपर। तो ये एक सर्विस जो मैं आपसे बात कर रही थी ना कि जैसे अब मैं कोई ऑलमोस्ट फेमस टाइप अगर एक्टर हूं तो मैं अपने आप को एक छोटे परफॉर्मेंस थिएटर को एक्सटेंड कर रही हूँ, बिल्कुल, ताकि वहां पर एक वो चीज़ ग्रो करे। तो हमें अगर इन चीज़ों को ग्रो करवाना है तो हमें एक्चुअली अपने आप को एक्सटेंड करना पड़ेगा। इन पर्टिकुलर लोगों के लिए अपने पैसों को नीचे लाएं,
इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए अपने विगल रूम निकालें, वक्त निकालें. Excellent. Award shows. They're fun. I've never been to one. मैंने एक ही अवार्ड शो अटेंड किया आज तक, पैस अवार्ड्स, और वो भी इसलिए क्योंकि मैं उसकी कंटेंट डायरेक्टर थी. You're not invited? Never. I'm nobody. It's the truth. इसलिए तो मेरी जैकेटरी देखी मैं कितनी खुशी खुशी आई हूँ इस शो में, बिकॉज एक तो खुद भी मैं ज़रा थोड़ी सिलेक्टिव सी इन मामलात में, जहाँ मुझे लगे ना कि यहाँ जाने का कोई फ़ायदा, कोई बात, कोई मत, कुछ भी नहीं होने वाला, वहाँ मैं खुद भी कट जाती हूँ. अच्छा, you write as well. Yes. You're an amazing writer. और ये जो आजकल बल्कि कुछ अरसे से पोइट्री जो आप अपने ब्लॉग पे भी कर रहे हो, इंस्टा पे भी कर रहे हो, क्या उसका ज़बरदस्त फीडबैक मिल रहा है? ये अभी आपने जो मुझसे बात की थी ना कि हमें क्या करना चाहिए, आर्टिस्ट को क्या करना चाहिए, वो एक वाहिद जगह है इफ़त जहाँ कोई प्रोड्यूसर नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई चैनल ओनर. Like my program. Like your program. That's why I am so happy to be here. वहाँ कुछ नहीं है ऐसा. मेरा कैमरा है, मैं हूँ, मेरे घर का लैंप है तो है, नहीं है तो नहीं है. लिपस्टिक लगी है तो लगी है, नहीं है तो नहीं है. मेरे ख्यालात हैं अनफिल्टर्ड, अनटेंटेड, what I feel as an artist about any subject, और उस पर आमद हो जाए तो वो एक मेरी ज़िंदगी का सबसे रॉ प्योर एरिया जो है एज एन आर्टिस्ट, वो मेरी शायरी है. अभी recently what did you go through which made you a stronger person? द फिल्म स्पेल. वो मेरा शायद मैं कोई बड़ा क्लेम नहीं होगा ये, लेकिन मैं इस वक्त शायद एक वाहिद औरत होंगी जो एट अ टाइम एक फीचर फिल्म में राइटर, डायरेक्टर एंड प्रोटैगनिस्ट होगी अगर ये फिल्म बाहर आ गई. यार ये आनी चाहिए, ये आनी चाहिए. तो इन तीनों चीज़ों का प्रेशर ऑन टॉप ऑफ बीइंग द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सो फार, मैं 4 महीने बिस्तर पे आके पड़ गई थी. मैं 49 किलो की गई थी और मैं 44 किलो की वापस आई थी 20 दिन में. मुझे तोड़ दिया था उसने हर तरीके से, उस पूरे एक्सपीरियंस ने. मेरे पर जब वो भार पड़ा तो मुझे समझ आया कि ओह माय गॉड, ये तो बड़ा हैवी सीन होता है, आसान नहीं है ये काम. और उसका फिर जब मेरी थकन उतरी तो पिछले 8-9 महीने में मैं स्ट्रॉन्गर ऐसे हुई हूँ कि मुझ में थोड़ा तहम्मुल आया है, सब्र आया है. मुझे समझ आई है कि ज़िंदगी में चीज़ें, बड़े काम करने के लिए ठंडे वारी आहिस्ता आहिस्ता चलते रहना पड़ता है. कछुए और खरगोश की कहानी अब समझ आई है मुझे. I really really hope, wish कि तुम्हारी ये फिल्म जल्दी मुकम्मल हो. जाने से पहले कुछ सुना दो. अच्छा, हमने इतनी सियासी और समाजी बातें की कि मोहब्बत पे कुछ. मोहब्बत है ना? बिल्कुल मेरी बड़ी फेवरेट नज़म है और है भी पॉपुलर भी है. इस तरह उन्हें कुछ सिंगरों के 2-3 हिट गाने मेरी को 2-3 हिट नज़में हादी के लिए लिखी थी. ये हादी के लिए मैंने आज तक अभी तक कोई नज़म नहीं लिखी. मारू पकड़ के. हादी में मैंने सिर्फ एक शेर लिखा है. बताओ. मोहब्बत पे मरने वालों को तेरा ज़र्फ जिंदा रखता है. ये मैंने इसकी बर्थडे पे शेर कहा था. तो हादी का ज़र्फ ही इतना है कि फिर मोहब्बतें इधर उधर करके ऐसे सा मामला है. तो हादी जो है वो फैसिलिटेटर ऑफ द आर्ट है माशाल्लाह. बेसिकली बुनियादी तौर पे अगर कोई आप कहें कि देयर इज इन माय लाइफ हु फैसिलिटेट्स माय आर्ट, इट वाज माय मदर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड नाउ इट्स अब्दुल हादी. माशाल्लाह. तो नज़म का उन्वान है क्या प्यार एक बार होता है. नहीं. क्या प्यार एक बार होता है? नहीं, ये बार बार होता है. तो फिर क्यों किसी एक का इंतजार होता है? वही तो सच्चा प्यार होता है. अच्छा, प्यार भी क्या इंसान होता है? कभी सच्चा, कभी झूठा, बेईमान होता है. उसकी रगों में भी क्या ख़ानदान होता है और मकसदे हयात नफ़ा नुकसान होता है. वाह वाह वाह. प्यार तो प्यार होता है, बिछड़ भी जाए तो दिलदार होता है. जिससे भी हो, जब भी हो, शानदार होता है. वाह वाह.
हो एक बार कि 100 दफ़ा, प्यार का भी कोई शुमार होता है। वाह 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 वाह। आदाबत है। It was lovely to know you. You're amazing. And I'm so proud कि तुम्हारी जैसी लड़की हमारी इंडस्ट्री में है। I'm actually happy that someone I have found amazing for decades is saying this. So thank you. All the best. और मेरे लिए ये movie award है। बनेगी तुम्हारी मूवी इंशाल्लाह। ये है मेरा अवार्ड इफ़त उमर। This is my award because I respect you, your work, your talent, your commitment. You saying this enough. I love you. I love you too. Thank you. और इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त है, अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी।